हेलो स्टूडेंट्स, IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा चल रहा था और IUPAC नोमेनक्लेचर के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम लोग हैं, जहाँ पे हम बेंजीन जो है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो देख रहे थे। या आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कि हम ये देख रहे थे कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होता है उसके नोमेनक्लेचर की हम स्टडी यहाँ पे कर रहे थे। इट इज़ वन एंड द सेम। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आप बोलो या आप डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, बिकॉज हर किसी बुक में ये दिया हुआ रहता है कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, किसी बुक में दिया हुआ रहता है कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इट इज़ वन एंड द सेम, डोंट वरी अबाउट इट, दोनों भी यहाँ पे सेम ही है। मैंने लिखा है ऊपर IUPAC नोमेनक्लेचर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में हमने कंप्लीट किया था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नोमेनक्लेचर। मैंने कहाँ से लिया था, मैंने आपको बताया भी था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, बेंजीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 करके, ठीक है। अब C6H6 में से जो एक हाइड्रोजन है वो आपने निकाल दिया और किसी एक एटम को वहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया, तो इट इज़ गोइंग टू बी C6H5। सपोज Br अटैच किया तो C6H5Br, अगर NO2 अटैच किया है तो C6H5NO2, लाइक दिस। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है, इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिए थे। उस एग्जाम्पल में एक बार रिवाइज कर रही हूँ, अच्छे से सुन लो। उस एग्जाम्पल में हमने स्पेशल कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे थे कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ट्राइवियल नेम और जो यहाँ पे एक नाम मिलता है कॉमनली जिसे उस नाम से बुलाया जाता है, वो नाम, उसमें कोई कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और जो नाम हम बोल रहे हैं रादर, जैसे मैंने आपको कहा कि मिथाइल बेंजीन है, तो मिथाइल बेंजीन मतलब क्या है, बेंजीन की रिंग है और एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया है, वहाँ पे CH3 ग्रुप आपने लगा दिया, तो इट इज़ गोइंग टू बी मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन का नाम क्या है, वहाँ पे टोल्यूइन होता है। मिथाइल बेंजीन का नाम क्या है, टोल्यूइन, ठीक है। अब मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन, इन दोनों में कुछ ऐसा कनेक्शन है नहीं और वो हमें ढूंढना भी नहीं है, जस्ट हमें याद रखना है कि मिथाइल बेंजीन का ही दूसरा नाम क्या है, टोल्यूइन, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय IUPAC नोमेनक्लेचर। सो दैट्स ऑल, यही हमारा कंसर्न है कि दोनों नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, उस एग्जाम्पल में शायद से लास्ट में मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी कि सपोज बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर एक अल्काइल चेन है, ठीक है। उस अल्काइल चेन में अगर 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन है, 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन है, तो उस वक्त बेंजीन रिंग आपकी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग आपकी बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट और वो एक्ट करेगी एज अ प्रीफिक्स करके। कहा था, एग्जाम्पल भी दिया था, आई थिंक मैंने एग्जाम्पल आपको वहाँ पे दिया था, 1 फिनाइल हेप्टेन का एग्जाम्पल हमने दिया था लास्ट लेक्चर में। देखो, नोट डाउन करते जाओ जो भी एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ये दिया था आपको कि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। अल्काइल ग्रुप ऊपर है CH2 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 और CH3 और एक कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे बेंजीन रिंग अटैच्ड है। तो यहाँ पे तो कुछ सवाल ही नहीं है, यहाँ पे 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन नहीं है, तो उस वक्त आपकी बेंजीन रिंग सफिक्स करके ही एक्ट करेगी। और हमने नाम तक उसका दिया था ब्यूटाइल बेंजीन करके, नाम तक हमने दिया था ब्यूटाइल बेंजीन करके। यहाँ तक हम लोग आके पहुँचे थे और हम लास्ट वाले जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, वो हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नोमेनक्लेचर, और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता क्या है, किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ये हम अब यहाँ पे देख रहे हैं। यह है इट इज़ ऑल अबाउट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये कुछ केसेस है, स्पेशल केसेस यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो पढ़ना, जो सीखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे अब स्पेशल केसेस में दिया क्या है, सपोज अगर ऐसा होता है कि आपकी ये जो यहाँ पे अल्केन की एक चेन है, अल्केन की चेन को ऑलरेडी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ऊपर जो चेन है उसे ऑलरेडी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो उस वक्त
ये जो आपकी बेंजीन रिंग रहेगी, ये बेंजीन रिंग क्या करके एक्ट करेगी, उस वक्त आपकी बेंजीन रिंग जो है वो क्या करके एक्ट करेगी वहाँ पे, इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट, वो सब्स्टिट्यूएंट करके वहाँ पे एक्ट करेगी। मतलब बेसिकली हम जो कार्बन की चेन यहाँ पे देखेंगे, यही आपका पेरेंट चेन होगा और यही सफिक्स में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन और फिनाइल, अगर यहाँ पे ये है, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये फिनाइल करके एक्ट होगा, ये यहाँ पे क्लोरो करके एक्ट होगा। नाम हमने देखे थे, प्रीफिक्स में अगर आता है तो किस तरीके से वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहाँ सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे नाम क्या होगा, क्लोरो और फिनाइल, दोनों में से कौन फर्स्ट आता है, ऑब्वियसली क्लोरो, इसलिए ये कार्बन जो है इसे फर्स्ट नंबर देने की कोशिश मैंने की। हमारे पास अगर ऑप्शन है या हमारे पास अगर चांस है कि जो पर्टिकुलर नाम पहले आ रहा है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसे अगर लिस्ट नंबर भी दो तो वो चांस हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे नाम इसका होगा 1 क्लोरो 3 फिनाइल, कितने कार्बन है, 3, इट इज गोइंग टू बी प्रोपेन। 1 क्लोरो 3 फिनाइल, इट इज गोइंग टू बी प्रोपेन। अब प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं, यहाँ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो CH2OH है, ठीक है, और CH2OH और ये नीचे एक रिंग आपको दी है। अब नीचे की जो आपकी रिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो नीचे की रिंग में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, बेसिकली यहाँ पे होता क्या था, C6H6 था, बट एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया और वहाँ पे CH2OH लगा दिया, तो C6H5 CH2OH, ये इसका पूरा हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो C6H5 CH2 ये जो होता है इसे बेंजाइल कहा जाता है। ये ग्रुप कौन सा है, बेंजाइल, और OH अटैच्ड है। OH कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। सो ये क्या बन गया एक्चुअल में आपका बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे आपको और अच्छे से नाम देना है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको और अच्छे से नाम देना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे फिनाइल, फिनाइल तो है ही यहाँ पे, फिनाइल मिथेनॉल करके भी इसका नाम दिया जा सकता है, बट एक्चुअल में इसे क्या कहा जाएगा, हम जिस नाम से इसे जानते हैं ये क्या है, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल, ये यहाँ पे होगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल मतलब कौन, बेंजाइल मतलब कौन सा ग्रुप होता है, C6H5 CH2, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बेंजाइल ग्रुप, ये बेंजाइल ग्रुप होता है। और एज OH इज अटैच्ड, OH बाद में दिखाई दे रहा है तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो नाम कैसे देने वाले, बेंजाइल अल्कोहल करके इसका नाम होगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको CO वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। CO फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन सा होता है, याद करो, थोड़ा सा याद करो, CO फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कीटोन, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप में हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या थी, दोनों तरफ CO बीच में होगा और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस होना चाहिए, और है भी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस वहाँ पे है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इसका नाम हम कैसे देने वाले हैं, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ 1 फिनाइल इथेनोन, इट इज़ 1 फिनाइल इथेनोन करके भी इसका नाम दिया जाता है, बट एक्चुअल में हम इसे कैसे जानते हैं, इसे एसीटोफिनोन करके यहाँ पे हम देखते हैं, एसीटोफिनोन किया करके इसका नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 फिनाइल इथेनोन, 1 फिनाइल इथेनोन कैसे, यहाँ पे ये नंबर होगा 1, ये नंबर होगा 2, फर्स्ट ग्रुप को क्या अटैच्ड है, फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो फिनाइल ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो 1 फिनाइल इथेनोन ये भी इसका नाम हो सकता है, 1 फिनाइल इथेनोन। बट 1 फिनाइल इथेनोन ये जो होता है
इसे ही ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन ये जो नाम है ये ज़्यादातर यूज़ होगा आगे 12th में। जब आप जाओगे तो 12th में आपको समझ में आ जाएगा कि एसिटोफिनोन ये नाम जो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे यूज़ कर रहे हो रादर देन यूजिंग 1-फिनाइल इथेनॉल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर। अब ये तो थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में अगर हम बोलते हैं वहाँ पे कि जस्ट क्लोरीन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकाल लिया C6H5Cl। अगर मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया तो अच्छे से समझ लो जो मैं बता रही हूँ। C6H5Cl है, C6H5NO2 है, C6H5CH3 है, C6H5NH2 है, C6H5OCH3 है। ठीक है, तो ये अगर मैंने आपको दे दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। C6H5 मतलब ये जो आपकी रिंग है इसके बारे में बात हो रही है, बिकॉज रिंग में एक्चुअल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, बट 6 हाइड्रोजन में से एक को आपने रिप्लेस करके ये लगा दिया, तो इसका नाम हम कैसे दे सकते हैं बच्चों, दो फिर से क्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। आगे अगर हम बात करते हैं C6H5NO2 तो इट इज गोइंग टू बी नाइट्रोबेंजीन, इट इज गोइंग टू बी नाइट्रोबेंजीन। आगे इसका नाम अगर आपको देना है तो ये है मिथाइल बेंजीन। ये क्या है, मिथाइल बेंजीन, बट इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टोल्यूइन करके, इसे क्या कहा जाएगा, टोल्यूइन। C6H5NH2 अमाइनो बेंजीन, क्या कहा जाएगा, अमाइनो बेंजीन। मतलब कौन होता है, अमाइनो बेंजीन का ही दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, एनिलीन। ठीक है, अब यहाँ पे C6H5OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, ये क्या हुआ, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका दूसरा नाम यहाँ पे हम क्या करके लिखते हैं, एनिसोल करके इसका नाम होता है। मतलब इस तरीके से भी अगर आपको दिया जाए तो आपको पहचानना आना चाहिए कि वेदर इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और वेदर इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, वेदर इट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए तो पहले बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो आपने निकाल लिया तो ये यहाँ पे क्या बन गया, C6H5, तो C6H5Cl, C6H5NO2, C6H5CH3, C6H5NH2, C6H5OCH3, ये सब बन गए मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये क्या है, सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सो ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन जो होते हैं वो इसी तरीके से हम देते हैं। बेंजीन जो होता है, बेंजीन में आपको मिलेगा कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, बट एक हाइड्रोजन अगर आपने वहाँ से निकाल दिया और एक कोई ग्रुप या कोई ग्रुप ऑफ एटम आपने वहाँ पे लगा दिया तो वो बन जाता है उसका डेरिवेटिव। और उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं फिर, अगर CH3 अटैच किया होगा तो C6H5CH3, C6H6CH3 नहीं होगा बिकॉज एक हाइड्रोजन आपने क्या किया, निकाल लिया और उसी प्लेस पे आपने क्या किया है, CH3 अटैच किया है। सो ये समझ में आया होगा होपफुली। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात हो रही है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, रादर स्ट्रक्चर निकाल के मैंने आपको समझाया था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है उसी को कहा जाता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब बेंजीन से बने हुए, बेंजीन से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कहा जाता है। अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में। उसका नोमेनक्लेचर कैसा होता है, उसमें कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं क्या, वो नेम्स हम किस तरीके से दे सकते हैं वो हम बाद में इसके बाद देखेंगे। ये पहले नोट डाउन करो। चलो अब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता देती हूँ कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं।
बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर इस तरीके से भी निकाला जाता है। ठीक है, तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन या मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या कहा था मैंने, बेंजीन का एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया और उस जगह पे क्या किया है, एक दूसरा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपने अटैच किया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एक अच्छे से समझ लो आप कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होता है उसमें बेंजीन में जितने ये हाइड्रोजन है उसमें से कोई भी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आप क्या कर सकते हो, वहाँ से निकालोगे और उस जगह पे कोई दूसरे ग्रुप या एटम आप वहाँ पे लगाओगे। सो दिस इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज काफ़ी क्रिएट हो जाती है देखो बच्चों, और उसमें से ही कॉमन नेम्स उसके अलग हो जाते हैं। IUPAC तो पढ़ने ही वाले हैं बट कॉमन नेम्स उसके अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा कि कोई भी 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोजन को निकाल दो और उस प्लेस पे क्लोरीन लगा दो, ये मैंने आपको कहा, तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि यहाँ के 2 हाइड्रोजन हैं वो निकाल देंगे, कोई स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि यहाँ के 2 हाइड्रोजन हैं वो निकाल देंगे, कोई स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि यहाँ के 2 हाइड्रोजन हैं वो निकालेंगे। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा क्यों ऐसे पेयर में या नज़दीक वाले जो हाइड्रोजन है वही निकालो, ये हाइड्रोजन किसी ने निकाल लिया, ये हाइड्रोजन किसी ने निकाल लिया, हो सकता है, ठीक है, किसी ने ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, मतलब पॉसिबिलिटी हो रही है। एज यू आर सेइंग अबाउट डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, पॉसिबिलिटी आपके पास काफ़ी आ जाती है कि आपको कौन से 2 हाइड्रोजन चूज करके वहाँ से निकालने हैं, ठीक है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है इसलिए वहाँ पे कुछ आपको रूल्स रेगुलेशंस दिखाई देंगे, आपको पोजीशंस जो है वो पोजीशंस को अच्छे से देखना पड़ेगा। मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के डेरिवेटिव्स को जब पढ़ना होता है ना तो डायरेक्टली IUPAC नेम जो है वो यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज यू शुड नो कॉमन नेम्स ऑफ ऑल दोज बेंजीन डेरिवेटिव्स, ऑब्वियसली डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे अब आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे निकाला है, हाइड्रोजन में निकाल लेती हूँ सो दैट आपका कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे निकाल लिया। स्ट्रक्चर निकालने के बाद आप खुद ये देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकालने के चांसेस आपके पास बहुत है, मतलब कोई भी 2 हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको पोजीशंस का स्टडी करना है। क्यों पोजीशन का स्टडी करना है, मैंने जस्ट आपको बताया कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है, इसलिए बेंजीन के पास जो ये 6 हाइड्रोजन है उसमें से कोई भी 2 हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई भी 2 हाइड्रोजन हम वहाँ से निकालें, या चॉइसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन हम वहाँ से निकालें। सो देखो, सपोज ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे बॉक्स से क्या किया है, कवर किया है, इस हाइड्रोजन को अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बॉक्स कर दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको बाकी की पोजीशंस को क्या करना है, पढ़ना है। पोजीशन से कहा जाता है उसे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसके पास में, ये दोनों भी पोजीशन को क्या कहा जाता है, ये दोनों भी पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। कौन सी पोजीशन है ये, पहली मैंने जो दिखाई ऑर्थो पोजीशन। और ऑर्थो पोजीशन हम कैसे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे O से इंडिकेट करते हैं। अब इसके ही रिस्पेक्ट में ये 2 हाइड्रोजन की पोजीशन देखो, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ये मेटा पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, ये मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट वाली ये जो पोजीशन यहाँ पे होती है इसे क्या कहा जाएगा,
पैरा पोजिशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे? पैरा पोजिशन। तो पैरा पोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल p के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बोलोगे कि मैडम ये हाइड्रोजन अगर हमने चूज किया तो इसके रिस्पेक्ट में फिर पूरा अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये हाइड्रोजन अगर आपने चूज किया तो ये ऑर्थो आ जाएगी, ये मेटा आ जाएगी और ये पैरा आ जाएगी। एक्चुअल में हाइड्रोजन लेके हम देखते नहीं है, बट मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन हम लिखते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे मैंने कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो आपको देखना होगा कि क्लोरीन कहाँ है। ये कोई भी एक क्लोरीन को क्या करो, कंसिडर करो, ठीक है। ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में दूसरा क्लोरीन कहाँ पे है? पैरा पोजिशन पे। दूसरा क्लोरीन कहाँ है? पैरा पोजिशन पे। सपोज अगर मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया तो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन कौन से पोजिशन पे आ रहा है आपका? ये क्लोरीन आ रहा है मेटा पोजिशन पे। अगर मैंने यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से अगर मैंने हटा दिया तो ये क्लोरीन आ रहा है आपका ऑर्थो पोजिशन पे। और वही हम यहाँ पे देखने जा रहे कॉमन नेम्स के थ्रू, ठीक है। समझ में आ रहा है? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बिल्कुल सपोज ये आपने चूज किया है एज अ एटम, ठीक है, ये आपका सिलेक्टेड एटम है, ये आपने चूज किया। उसके बिल्कुल नज़दीक में दोनों तरफ जो पोजीशन मिलती है वो ऑर्थो पोजीशन है। उसके थोड़ा सा नीचे जाते वक्त आपको जो पोजीशन मिल रही है वो मेटा पोजीशन है। और उसके बिल्कुल अपोजिट में आपको जो पोजीशन मिलती है उसे पैरा पोजीशन कहा जाता है। सी, ये आपको याद रखना है कि ऑर्थो, मेटा, पैरा मतलब O, M और P, ये जो आप यहाँ पे लेटर्स यूज कर रहे हो, स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हो, ये आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में नहीं लिखने हैं। ये सिर्फ आपको लिखने हैं कॉमन नेम्स में, क्योंकि कई बार ये होता है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होता है उसके कॉमन नेम्स भी हम यूज करते हैं, कई बार IUPAC नेम्स भी यूज करते हैं। इसलिए ये जो डेरिवेटिव्स है इनका दोनों का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। इसके कॉमन नेम्स क्या है और इसके IUPAC नेम्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सपोज ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। तो अगर मैंने कंसिडर किया ये क्लोरीन अटैच्ड है, ये क्लोरीन अगर मैंने ऊपर का कंसिडर किया, जहाँ पे मैं बॉक्स कर रही हूँ वो मैं कंसिडर कर रही हूँ एज अ मेन पोजीशन। ये क्लोरीन मैंने कंसिडर किया तो ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है ज़रा बताओ? ये आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। ये कहाँ पे आ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसका नाम, कॉमन नेम जो है वो कॉमन नेम हम किस तरीके से दे सकते हैं? देखो, इसका नाम हम दे सकते हैं, यहाँ पे जो कॉमन नेम आपको देना है ये है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब आप बोलोगे कि मैडम ऑर्थोक्लोरो बेंजीन लिखने का मतलब था डाइक्लोरो, डाई ये क्यों आपने यूज किया यहाँ पे? डाई लिखने का क्या मतलब है? देखो, ये क्लोरीन अगर आपने लिया तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो आ रहा है ये ऑर्थो पोजिशन पे आ रहा है। सपोज ये क्लोरीन आपने चूज किया तो ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये जो आएगा ये ऑर्थो पोजिशन पे आएगा। सो दोनों के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ऑर्थो पोजिशन जो है वो फिल्ड अप हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे ये लिखोगे कि दिस इज द ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। सो यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन इस तरीके से इसका नाम होगा। अब यहाँ पे ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो देखो, दूसरे स्ट्रक्चर में देखो ये क्लोरीन हमने कंसिडर किया है और इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे नाम कुछ इस तरीके से होगा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अब डाइक्लोरो क्यों लिखा है वो फिर से नहीं बताऊंगी, समझ में आना चाहिए। अगर ये क्लोरीन भी आपने यहाँ पे कंसिडर किया तो यहाँ पे देखो ये ऑर्थो हो जाएगा और ये पोजीशन उसकी क्या हो जाएगी? मेटा पोजीशन हो जाएगी। दोनों का रिस्पेक्ट में आपको लिखना है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। लास्ट वाला देखो, ऊपर का क्लोरीन जो है वो आपने सिलेक्ट किया, इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल अपोजिट ये क्लोरीन आ रहा है। अब अगर ये हम चूज करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन आ जाएगा, अपोजिट दोनों भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपोजिट है तो हम कौन सा यूज करते हैं लेटर? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। पैरा डाइक्लोरो बेंजीन ये इसका कॉमन नेम होगा। मतलब अगर बिल्कुल नज़दीक के इसमें है तो डाइक्लोरो ऑर्थो पोजीशन है,
ये पोजीशन है मेटा और ये पोजीशन है पैरा। सो ये तो हमने दे दिए कॉमन नेम जो आपको याद रखने ही है कैसे भी करके, ठीक है। कॉमन नेम्स इसी तरीके से दिए जाते हैं और इसी तरीके से कॉमन नेम्स आपको याद रखने। अब आगे देखो इसके IUPAC नेम। अब इसके IUPAC नेम में क्या करना होगा, एक्चुअल में आपको इसके IUPAC नेम में क्या करना है। IUPAC नेम में क्या करना होगा, नंबरिंग करनी है, सिंपल होता है। IUPAC नेमिंग में हम क्या करते हैं, जनरली नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग अब हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्लोरीन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक मिलेंगे और जहाँ पे जिस पर्टिकुलर कार्बन पे क्लोरीन अटैच है उसको लीस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने कहा तो ये फर्स्ट नंबर है, ये नंबर आता है सेकंड, ये थर्ड है, ये 4, ये 5 और ये 6। मतलब यहाँ पे आपको नाम देना है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम होगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है। आगे यही कंसिडर किया तो यहाँ से नंबरिंग करो 1, 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6। मतलब यहाँ पे क्या होगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। अब आगे का आप बता सकते हो किस तरीके से नेमिंग करनी है आगे की। यहाँ से देखो ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। मतलब ये आपको अब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पढ़ रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये अब आपको समझ में आएगा कि कॉमन नेम्स ऑफ द 3 पॉसिबल आइसोमर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स एंड देयर IUPAC नेम्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि दे आर सेड टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर क्या होते हैं, जरा थोड़ा सा सोच के बताओ। आइसोमर में क्या होता है, आइसोमर में वी हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यही तो मिल रहा है यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देखो। यहाँ से आपने क्या किया, हर एक जगह से देखो 2-2 हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किए। मतलब अगर C6H6 है, मेन आपका बेंजीन क्या है C6H6, 2 हाइड्रोजन निकाल लिए C6H4, यहाँ पे Cl2, ठीक है। इसका भी क्या आ जाएगा C6H6, यहाँ पे H4 C6H4 Cl2, यहाँ भी क्या होगा C6H4 Cl2। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं हर एक स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो सेम है। मतलब वी हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे, अभी मैंने बताया आपको। एक हो रहा है यहाँ इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे, एक आ रहा है मेटा पोजीशन पे, एक आ रहा है पैरा पोजीशन पे। IUPAC इससे देखो, एक क्लोरीन अटैच्ड है सेकेंड पोजीशन पे, दूसरा अटैच्ड है 1 और 3 पे, तीसरे अटैच्ड है 1 और 4 पे। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो बन गए, स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं बट दे आर हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन का नंबर सेम है, हाइड्रोजन का नंबर उनमें सेम है, क्लोरीन भी उनमें सेम है। इसलिए ये कहा गया है कि दीज आर सेड टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दे आर सेड टू बी isomers of each other. They are said to be what? Isomers of each other. So isomer वही होते हैं कि जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 10th में आपने पढ़ा है, उसके लिए आपको आगे का जो सब टॉपिक है आइसोमेरिज्म मैं आगे लेने वाली हूँ वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10th तक इतना नॉलेज हमें है कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, आइसोमर्स कहा जाता है। एंड द फिनोमिनन विच दे एग्जिबिट इज नथिंग बट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे
होपफुली क्लियर होगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या होता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छे से याद रखना है कि बेंजीन मतलब क्या है? बेंजीन मतलब C6H6। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है? C6H5, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। डाई सब्स्टिट्यूटेड है और एक हाइड्रोजन निकल गया, C6H4। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ नाम मैंने यहाँ पे आपको दे दिए, जहाँ पे कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सब एक दूसरे के क्या बनते हैं? यहाँ पे आइसोमर्स बनते हैं। और ये आइसोमर का कौन सा टाइप है या बाद में मुझे बताना है, जब मैं आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करूँगी। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि ये जो है यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दे आर व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आपके माइंड में रखो। जैसे जैसे मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी, जैसे जैसे आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स पढ़ाऊंगी, तब मुझे आप बोलना कि ये आइसोमेरिज्म का कौन सा टाइप आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। अभी बताने की या अभी उस पर बहुत थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे वैसे ही डाई सब्स्टिट्यूटेड का ही लेना है, बट कुछ केसेस अलग हैं, वो भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलो अब यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के और दो केसेस हैं। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो है केस नंबर 1, जहाँ पे ऑर्थो, मेटा और पैरा जो होते हैं उसके पोजीशंस का नॉलेज वहीं पे मिल जाता है। देन वी विल थिंक अबाउट केस 2 एंड केस 3 ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ही चल रहा है, अभी तक हम आगे नहीं गए हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में फर्स्ट केस हमने देखा था, जहाँ पे ऑर्थो, मेटा, पैरा डेरिवेटिव जो होते हैं उनका कैसे पोजीशंस का नॉलेज होता है वो हमें हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में केस नंबर 2 अच्छे से पढ़ो जो दिया है। If two substituents are different, then they follow alphabetical order। क्या कहा है? अब मैंने पहले भी आपको कहा था कि दो हाइड्रोजन को आप क्या कर रहे हो? हटा रहे हो, और दो सेम ग्रुप वहाँ पे लगाओ या दो डिफरेंट ग्रुप वहाँ पे लगाओ, इट इज़ अप टू यू। ये सेकेंड केस है। ठीक है, कि अगर दोनों पोजीशन पे वहाँ पे सेम ग्रुप अटैच नहीं है या सेम एटम वहाँ पे अटैच नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देन दे फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो फॉलो करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रोमीन आ रहा है या आयोडीन आ रहा है। सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सोचना पड़ेगा मतलब नंबरिंग का सोचो थोड़ा सा, उस पर गौर करो। यहाँ पे ब्रोमीन का B पहले आएगा, आयोडीन का I बाद में आएगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? यहीं से, इसी कार्बन से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे जाओ 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4। ठीक है, तो कहीं से भी करो 1 2 3 4 ही आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 3 4 ही आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे? अच्छे से समझ लो, फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 आयोडो बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन, ये इसका यहाँ पे नाम होगा। 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन, ये तो हुआ हमारा IUPAC नेम। ये क्या हुआ हमारा? IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम भी हो सकता है, जैसे हमने ऑर्थो पैरा पोजिशंस का स्टडी किया है तो कॉमन नेम भी तो पता होना चाहिए। कॉमन नेम में क्या है? पहले ये देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट फेस में है, अपोजिट केस में है। तो अपोजिट मतलब कौन सी पोजीशन होती है? पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे हम पैरा का P लिखेंगे, P। ठीक है, पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन, पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। वहाँ भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से B पहले आ रहा है, तो ब्रोमो आयोडो मतलब I बाद में आ रहा है, और बेंजीन पैरा पोजीशन है इसलिए। अब ये देखो, यहाँ पे दो अटैच्ड है, डिफरेंट एक एटम है और एक ग्रुप ऑफ एटम है, बट वो डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन है मतलब क्लोरो, NO2 है मतलब नाइट्रो,
क्लोरीन पहले आ रहा है या क्लोरीन का C पहले आएगा या नाइट्रो का N पहले आएगा? ऑब्वियसली क्लोरीन का C पहले आएगा. नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन. 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6. पूरा नंबरिंग करते जाओ. यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ तक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ तक ही अटैचमेंट है तो हम यहाँ तक ही नंबरिंग करेंगे, ऐसा मत करो. पूरा नंबरिंग करते जाओ. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखना है उसका देखो. यहाँ पे होगा 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन. बहुत ही आसान है. 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम होगा. ये तो हुआ IUPAC नेम. ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है? IUPAC नेम लिखा है. बट इट शुड हैव अ कॉमन नेम. कॉमन नेम भी इसका होना चाहिए. अब कॉमन नेम के लिए करना क्या है आपको? ये दोनों ग्रुप जो एक दूसरे के इसमें है वो कौन से पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं? क्लोरीन के पोजीशन में NO2 मेटा पोजीशन पे है, या तो फिर NO2 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन जो है वो मेटा पोजीशन पे. बट अक्सर ऐसे नहीं किया जाता. अल्फाबेटिकली C पहले आ रहा है तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ही देखा जाएगा NO2 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे. तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? मेटा. यहाँ पे मेटा होगा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम होगा. मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम होगा. ये जो नीचे दिए हैं ये कॉमन नेम है. यहाँ पे ये कॉमन है. ये भी नाम क्या होगा? ये भी कॉमन नेम ही यहाँ पे रहेगा. ठीक है, तो जब ऐसे होता है कि बेंजीन है बट बेंजीन के 2 हाइड्रोजन हमने इस तरीके से निकाल लिए हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स या 2 डिफरेंट एटम्स हमारे पास आ गए. सो दे शुड फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करनी है. और अगर कॉमन नेम उसका लिखना है तो सबसे पहले वो कौन से पोजीशन से बिलोंग कर रहा है वो देखो. मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसे मेन ग्रुप कंसिडर करो और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा जो ग्रुप अटैच है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है वो देखो और वो पर्टिकुलर लेटर सबसे पहले डाल के फिर कॉमन नेम आपको लिखना है. जैसे मैंने यहाँ लिखा पैरा ब्रोमो आइडो बेंजीन. यहाँ पे क्या होगा? मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन. ठीक है, कॉमन नेम भी याद रखने पड़ेंगे. IUPAC नेम जो है वो भी याद रखने पड़ेंगे. बहुत इम्पोर्टेंट है. अब ये है केस थर्ड. ठीक है, केस थर्ड में क्या दिया है बहुत अच्छे से समझ लो, फिर बाद में देखेंगे कि किस तरीके से नेमिंग उसका करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सपोज यहाँ पे दिखा है इफ वन ऑफ द 2 ग्रुप्स गिव्स स्पेशल नेम टू द molecule then the compound is named as derivative of that special compound. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? सॉरी, यहाँ पे NH2 बाकी था. अब यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से दिया है आपको कि जैसे हमने कुछ ऐसा देखा था कि वहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रक्चर मैंने दिया होता तो ये एनिलीन हो जाता. अगर मैंने ये हाइड करके ये स्ट्रक्चर दिया होता तो ये टोल्यूइन होता. ये स्ट्रक्चर अगर मैंने दिया होता तो ये फिनॉल होता. तो ये स्पेशल नेम्स है. ठीक है, ये स्पेशल नेम्स है. मतलब यहाँ पे कौन कौन अटैच है? यहाँ पे NH2 भी अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन भी अटैच्ड है. बट NH2 और बेंजीन एक दूसरे से अटैच होने से इसका मेन जो नाम है वो क्या आ रहा है? एनिलीन. ये क्या है? एनिलीन. और ये क्लोरीन आपने यहाँ पे अटैच कर लिया. सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन. इट इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन. कैसे नाम देने वाले हो? यहाँ पे नाम आपको किस तरीके से देना है बहुत अच्छे से देख लो. अगर NH2 ग्रुप जो है वो मेन है आपका, जिसकी वजह से इसका नाम क्या आ रहा है? एनिलीन. यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे अगर मार्क किया तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका बन गया? एनिलीन का. ठीक है, ये हाइड करो, क्लोरीन हाइड करो और बाकी का स्ट्रक्चर देखो ये एनिलीन का स्ट्रक्चर बन जाता है. मतलब इस कार्बन को आपको इम्पोर्टेंस देना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6. मतलब यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए इसका? 2 क्लोरो एनिलीन. इसका नाम क्या होना चाहिए? 2 क्लोरो एनिलीन. ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्थोक्लोरो एनिलीन. ऑर्थोक्लोरो एनिलीन क्यों? किस तरीके से? एनिलीन है यहाँ पे बट ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच्ड है? क्लोरीन. मतलब
क्लोरो वहाँ पे अटैच्ड है। सेकंड जो है वो करने की कोशिश करो कि सेकंड यहाँ पे जो दिया हुआ है, सपोज ये अगर हाइड किया मैंने, NO2 यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा सोचो NO2 यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या बन जाता, ये मिथाइल बेंजीन है। और इसे स्पेशल नेम हम क्या देते हैं, जिस स्पेशल नेम की हम बात कर रहे हैं, स्पेशल नेम हम क्या देते हैं, इसे टोल्यूइन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टोल्यूइन कहा जाता है। और अगर मैंने यहाँ पे अटैच किया तो नंबरिंग कहाँ से करनी होगी, यहीं से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 और 6, मतलब यहाँ होगा 3 नाइट्रो टोल्यूइन, 3 नाइट्रो टोल्यूइन, ये इसका नाम होगा। या तो फिर मेटा नाइट्रो टोल्यूइन, मेटा नाइट्रो टोल्यूइन। मेटा क्यों, क्योंकि अगर ये पोजीशन देखी आपने CH3 के रेफरेंस में, अगर NO2 की पोजीशन आपने देखी तो वो मेटा पोजीशन है, मेटा नाइट्रो टोल्यूइन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, अब आगे का स्ट्रक्चर देखो। आगे का स्ट्रक्चर काफ़ी बार आएगा, अच्छे से समझो। यहाँ पे ये अगर मैंने हाइड किया, यहाँ पे ये अगर मैंने हाइड किया तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहा जाता है, फिनॉल। क्या कहा जाता है, फिनॉल। तो नंबरिंग ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ से 1, 2, यहाँ पे 3, यहाँ होगा 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6। ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा 4 ब्रोमोफिनॉल। नाम क्या होगा इसका, 4 ब्रोमोफिनॉल, ये इसका होगा नाम। अगर कॉमन नाम देना है तो हाइड्रोक्सी के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे होगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये इसका नाम होगा। मतलब ये केसेस को थोड़ा सा आप अच्छे से देखो। केस सेकंड तो काफ़ी सिंपल है। केस सेकंड में 2 सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं और वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर डिफरेंट है सो दे शुड फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वही हमने यहाँ पे किया है। अगर केस थर्ड की हम बात करते हैं तो केस थर्ड में, जैसे मैंने आपको पहले भी यहाँ पे कहा था कि केस थर्ड जो है वो केस थर्ड पढ़ने से पहले आपको कुछ स्पेशल नाम जो है वो याद रखने हैं। कौन कौन से स्पेशल नाम मैंने आपको दिए थे, अमाइनो बेंजीन मतलब एनिलीन, मिथाइल बेंजीन मतलब टोल्यूइन, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन मतलब एनिसोल, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब फिनॉल। ये स्पेशल नाम है। ठीक है, तो ये स्पेशल नाम अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से ये जो नेमिंग मैंने यहाँ पे की है बहुत आसानी से समझ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसमें भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें केस फर्स्ट हमने देखी थी जहाँ पे ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजिशंस क्या होते हैं उसका हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था केस फर्स्ट में, और काफ़ी अच्छे से सिंपल से रूल थे, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केस सेकंड में क्या है, अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, जो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो यू हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलोंग विद द नंबर्स। नंबर्स भी जैसे दिए हैं उस तरीके से आप फॉलो करो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप फॉलो करोगे। और केस थर्ड में क्या दिया हुआ है, सपोज अगर बेंजीन का डेरिवेटिव ऐसा आपको दिया है, सपोज बेंजीन और उसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, जो एक सब्स्टिट्यूएंट उसको स्पेशल नेम दे रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपके पास होगा इट इज कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट स्पेशल कंपाउंड, डेरिवेटिव ऑफ दैट स्पेशल कंपाउंड, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। एक बार पढ़ो, वहाँ पे एक बार देखो, अगर डाउट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे डालते जाओ कि ये डाउट है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। होपफुली जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो वीडियोस बहुत अच्छे से देखो और बहुत कामली उसे सुनो, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2 चीज़ों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। आपका ब्रेन जो है वो काफ़ी शांत होना चाहिए, आपका ब्रेन शांत होना चाहिए, काम कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से और कंसंट्रेशन से वो पढ़ो तो काफ़ी अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आगे मतलब इसी वीडियो में
अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वगैरह हम फॉलो करते हैं, वो बस हम देखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का लिख लो। केस 2 ये है, केस 3 ये नीचे जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो केस 3 है, और केस फर्स्ट कौन सी थी, इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाई थी इसी वीडियो में, वो केस फर्स्ट थी। अब देखो ये एग्जाम्पल्स डायरेक्टली मैंने दिए हैं यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखो, और सेकंड पॉइंट जो है वो है लोएस्ट लोकेंट रूल। होपफुली आपको याद होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर के लेक्चर्स अभी तक बहुत सारे हो चुके हैं, उसमें एक लेक्चर होगा मे बी, अब वो लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, फॉलो सर्टेन प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें आपको लोएस्ट लोकेंट रूल मैंने बताया है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन का अगर सम आपने किया, एडिशन आपने की, तो वो भी कम आनी चाहिए, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो कभी कभी ये भी होता है, ये भी मैंने बताया था कि लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूल को ओवरकम कर जाता है। ये भी हुआ था, रादर हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। तो ट्राई टू फाइंड दैट लेक्चर, ट्राई टू फाइंड व्हाट इज लोएस्ट लोकेंट रूल, मैंने आपको बताया है। अब जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मे बी वहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो ओवरकम कर रहा हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूल पर या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही आपके सामने रखे हैं टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का IUPAC नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करते हैं, बट ये श्योर आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना होगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नोमेनक्लेचर जब भी पढ़ोगे तभी दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करनी है, उसके साथ साथ लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो भी याद रखना है। और कभी कभी ये हो भी सकता है कि लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूल के ऊपर ओवरकम कर जाए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिया है, देखो सेम है, यहाँ पे सेम एटम अटैच्ड है, ब्रोमीन मतलब ब्रोमो, तीन यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है। तो अब आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का तो कोई सवाल आता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रोमीन ही अटैच्ड है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे नंबरिंग आपको करनी है कि जहाँ पे ये तीनों भी ब्रोमीन जो है उनको आप क्या कर सको, लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से अरेंज कर सको। अब अगर सपोज मैंने ये किया, यहाँ से नंबरिंग की करके दिखा रही हूँ आपको, ये सही है गलत है वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। मतलब कौन कौन से पोजीशन पे ब्रोमीन है बताओ जरा। फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है और फिफ्थ पोजीशन पे है। सम एडिशन कितनी आ रही है इसकी, 5 6 7 8, ये 8 आ रही है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी तरीके से नंबरिंग करके देखते हैं जहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो हम फॉलो करेंगे। अब देखो सपोज मैंने नंबरिंग की यहाँ से, ठीक है, इस ब्रोमीन से, ब्लैक इससे कर रही हूँ, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 6। मतलब कौन कौन से पोजीशन पे आपको ब्रोमीन अब मिल रहा है, ब्लैक कलर की जो मार्किंग है वो देखो। फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है और 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है। अब कितना आ रहा है, 4 + 2 6 और यहाँ पे 7। मतलब ये जो भी नंबरिंग है ये सही है, ये नंबरिंग हमारी सही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में लोएस्ट लोकेंट रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको पर्टिकुलर नज़दीक के एरिया में ही कवर करने की कोशिश करो। वहाँ पे ऐसे नंबरिंग आपको करनी है
जहाँ पे वो नंबरिंग का सम एडिशन अगर किया जाए तो वो भी कम आना चाहिए, वो भी लीस्ट वहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, ये जो मैंने ब्लू कलर से नंबरिंग की थी, ब्लू कलर की नंबरिंग से क्या हो रहा था, फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमीन आपको मिल रहा था, जहाँ पे एडिशन उसकी मिल रही थी 8, 5 + 2 + 1। और यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर के इससे नंबरिंग की है, वहाँ पे एडिशन क्या मिल रही है आपको, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन करके आपको 7 मिल रहा है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग एंड दिस इज द इनकरेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। सो अगर मैंने यहाँ पे देखा तो हम सिर्फ क्या करेंगे, अब ब्लैक वाली जो नंबरिंग है वो हम यहाँ पे रखेंगे, ब्लू वाला नंबरिंग यहाँ पे नहीं रखेंगे। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू वाला जो नंबरिंग है वो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। ब्लैक कलर से जो नंबरिंग किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इसका नाम होगा। कुछ नहीं है, अब आपको नंबर्स लिखने हैं। क्या नंबर्स लिखोगे बताओ जरा, 1 2 4, बिकॉज 1 2 और 4 पोजीशन पे ब्रोमो है। कितने ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो, ये हो गया ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये क्या हो गया आपका, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो ये इसका नाम हुआ IUPAC नोमेनक्लेचर से। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि लोएस्ट लोकेंट रूल भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। देखो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, इस एग्जाम्पल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना ही नहीं था, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे ध्यान में रखते हैं, हर एक जगह पे तो ब्रोमीन अटैच्ड है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कुछ सवाल ही नहीं था। बट एट द सेम टाइम आपको क्या याद रखना होगा, लोएस्ट लोकेंट रूल भी आपको फॉलो करना होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था, ठीक है। और पहले वाले जो वीडियोस है उसमें भी लोएस्ट लोकेंट रूल के एग्जाम्पल्स मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स करवाए हैं, वहाँ पे देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे है सेकेंड वाला। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, देखो जरा, आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो रहे हैं 3 सब्स्टिट्यूएंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से हम किस तरीके से नंबरिंग करने वाले हैं, इसकी नंबरिंग किस तरीके से होगी ज़रा मुझे बताओ। अगर मैंने आपको कहा लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है, तो देखो कहाँ से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो ये नज़दीक वाले हैं, इनको नज़दीक में ही लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, यही हमारे पास ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसका नाम हम कैसे देने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ब्रोमीन पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, डाई मिथाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि डी आप कंसिडर करोगे, करना भी नहीं है वहाँ पे, वैसे भी ब्रोमीन पहले ही आएगा। यहाँ पे होगा 4 ब्रोमो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका IUPAC से करेक्ट नाम होगा, ठीक है। क्या नाम दिया है, 4 ब्रोमो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड वाले एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है 3 है और वो भी अलग अलग है, 3 अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट, और वो भी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। क्या उसमें हमको ये दिखाई दे रहा है क्या, कहीं ना कहीं तो, कि सपोज CH3 अगर बेंजीन के साथ अटैच्ड है, CH3 अगर बेंजीन के साथ अटैच्ड है, तो हम किस तरीके से उसका नाम लेते हैं, मिथाइल बेंजीन, विच इज कॉल्ड एज टोल्यूइन, मीन स्पेशल नेम है, ये क्या हुआ, इसका स्पेशल नेम हुआ। तो हम इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, इस तरीके से नंबरिंग हो सकती है, ठीक है। और कैसे लिखने वाले हैं हम, यहाँ पे देखो मतलब ये अगर पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा, क्लोरीन को छोड़ो, NO2 को छोड़ो, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर अगर आपने देखा तो ये मिथाइल बेंजीन है। व्हाट इज मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इज नथिंग बट टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन इज नथिंग बट टोल्यूइन। अगर ये टोल्यूइन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो उस तरीके से भी नाम हम दे सकते हैं। बट यहाँ पे हम अगर देखें
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप किस तरीके से दूसरा नाम भी दे सकते हो। देखो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिथाइल मतलब M, यहाँ पे क्या है, नाइट्रो मतलब यहाँ पे N होगा। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, यहाँ पे होगा 2 क्लोरो MN मतलब यहाँ पे 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका IUPAC से नाम होगा, ये इसका यहाँ पे IUPAC से नाम होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो नंबरिंग हो गई। अब यहाँ से देखो फोर्थ से थोड़ा सा अलग भी नाम करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच्ड है। अब आप क्लोरीन और NO2 को छोड़ दो, क्लोरीन और NO2 को इस तरीके से हाइड करो। स्ट्रक्चर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब फिनॉल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब ये फिनॉल का डेरिवेटिव है। सफिक्स में क्या मिलेगा, फिनॉल मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देंगे यहाँ पे 2 क्लोरो अल्फाबेटिकली 4 नाइट्रो फिनॉल, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनॉल, ये इसका नाम होगा IUPAC से, ठीक है। फिनॉल क्यों लिखा, बिकॉज बेंजीन रिंग है, उसके साथ साथ OH अटैच है, मतलब वो हाइड्रोक्सी बेंजीन का मतलब क्या होता है, फिनॉल। और फिनॉल के ही स्ट्रक्चर में सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन और नाइट्रो NO2 ग्रुप है रिस्पेक्टिवली, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। क्लोरो पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में भी आपको कुछ मिल रहा होगा, ये Br, ये जो Br है, ये Br है, ये एक्चुअल में अब एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब आप बोलोगे मैडम NH2 क्यों नहीं, देखो आप करके देखो, NH2 जो है उसको बेंजीन के साथ अटैच करो, कौन सा आपको स्ट्रक्चर मिलता है, अमाइनो बेंजीन। देखो पहले वाले जो लेक्चर्स है उसमें अच्छे से देखो, अमाइनो बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मैंने कहा था आपको कि NH2 जब बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो उसे अमाइनो बेंजीन कहा जाता है। तो अमाइनो बेंजीन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एनिलीन। देखो ये भी मैंने आपको बोला था कि ये बार बार 4 या 5 ऐसे स्पेशल नेम है वो अच्छे से करो। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने, बिकॉज इसकी वजह से नाम इसका क्या हुआ है, एनिलीन। अब देखो 1, यहाँ पे 2, 3 वाला कार्बन, 4 वाला कार्बन, 5 एंड 6 पोजीशन वाला कार्बन। अब आप देखो कितने ब्रोमीन अटैच्ड है, 3, कौन कौन से पोजीशन पे, 2 4 6, यहाँ पे होगा ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन का नाम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सफिक्स में आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो स्ट्रक्चर सामने दिया है इट इज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, इट इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, मतलब एनिलीन आपने लिया, एनिलीन का स्ट्रक्चर आपने लिया और उस स्ट्रक्चर में से सेकेंड 4 और 6 पोजीशन से क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया और उस पोजीशन पे ब्रोमीन आपने अटैच किया, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिला। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो रहा है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं हम बोल सकते, स्पेसिफिकली इसको कहा जाएगा ये एनिलीन का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है, एनिलीन का डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कुछ स्पेशल नाम आने के चांसेस आपको मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पे CH3 भी है, यहाँ पे OCH3 भी है, ठीक है। OCH3 के हिसाब से आपको क्या करना है, नाम देना है, CH3 के हिसाब से क्यों नहीं, ठीक है। अगेन प्रायोरिटी ऑर्डर्स अच्छे से याद रखो। अल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में वहाँ पे आता है, हमें ये चीज़ पता है, बट यहाँ पे प्रीफिक्स में आने का कोई चांस ही नहीं है। OCH3 अटैच्ड है, मतलब ये और ये जो है ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए। मिथॉक्सी बेंजीन आ जाएगा, इन दोनों को हाइड करो,
स्ट्रक्चर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मिथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मिथॉक्सी बेंजीन का नाम क्या होता है बच्चों, एनिसोल, इसका नाम क्या हुआ यहाँ पे, एनिसोल इसका नाम हुआ। अब नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है, देखो आप यहाँ से करोगे, नज़दीक वाले को नज़दीक वाला नंबर दोगे, 1 2 3, यहाँ पे होगा 4th 5th और 6th वाला कार्बन। आप बोलोगे यहाँ से क्यों नहीं करनी है, करके देखो, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं होता है। लोएस्ट लोकेंट रूल का ख्याल रखना होगा व्हेन यू आर इन अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। सो यहाँ पे होगा ये 2 क्लोरो, यहाँ पे होगा 4 मिथाइल एनिसोल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल ये इसका नाम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्पेशल नेम्स जो है वो भी याद रखने हैं यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी याद रखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी मत करो नंबरिंग करने की, नंबरिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखो, वहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है या नहीं वो चेक करके देखो और उस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करो। जनरल ये होता है कि जब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है और उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, बिकॉज हर एक जगह पे सेम ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई चांस नहीं होता, तो उस वक्त नंबरिंग करते वक्त बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दबाजी में नंबरिंग मत करो। उस वक्त आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर नहीं है तो लोएस्ट लोकेंट रूल जो है उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट लास्ट सेशन ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में फिर से एक बार आपको बोल रही हूँ, आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर को बहुत आसान बनाना है खुद के लिए, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बार बार आपसे डिस्कस की हैं, अभी भी लास्ट सेशन में बोल रही हूँ, जो मैंने आपको अल्फ़ाबेटिक जो भी प्रायोरिटी सीरीज़ फंक्शनल ग्रुप की लिख के दी है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल लिख के दिया है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स करके वो किस तरीके से नाम उसके होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। थर्ड, मैं आपको ये बता रही हूँ कि थर्ड, कुछ ऐसे ग्रुप है या कुछ ऐसे एटम्स है कि जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही एक्ट करते हैं, वो कभी सफिक्स नहीं हो सकते, वो आपको याद रखना है। एंड टू बी वेरी स्पेशल इन बेंजीन डेरिवेटिव्स, आपको क्या याद रखना होगा, कुछ ऐसे नाम हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, कुछ ऐसे स्पेशल नाम है वो आपको याद रखने, जैसे वहाँ पे मिथाइल बेंजीन होगा तो टोल्यूइन कहा जाएगा, अमाइनो बेंजीन होगा तो एनिलीन कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मिथॉक्सी बेंजीन होगा तो एनिसोल कहा जाएगा। इन दिस वे ये जो स्पेशल कुछ केसेस है वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव IUPAC नॉमेनक्लेचर इन अ क्लियर वे, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मेरी तरीके से मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको बहुत अच्छे से IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाए। होपफुली दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर 11th स्टैंडर्ड एज वेल एंड 12th स्टैंडर्ड एज वेल, ठीक है। सो यहाँ तक IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारा ख़त्म हो चुका है। एक मैं ये बोल रही हूँ कि लेक्चर होने के बाद एक 2-4 दिन में कुछ असाइनमेंट्स या कुछ आपके सामने में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जिसकी यहाँ पे इमेज निकाल के आपको ग्रुप में भेजा जाएगा कि जिसके आपको क्या करने हैं, IUPAC से नॉमेनक्लेचर से नाम आपको देने हैं। और उसके साथ साथ बेंजीन डेरिवेटिव्स में जो केस नंबर 1 हमने पढ़ा था, केस नंबर 1 में हमने ये देखा था डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस कहाँ पे होती है वो मैंने आपको बताया था। बेंजीन रिंग है, टॉप में एक कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप उससे अटैच्ड है तो बिल्कुल नज़दीक में उससे मिल रही वो ऑर्थो पोजीशन, थोड़ा नीचे जाओ तो मेटा पोजीशन, और इसी ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट साइड में जो मिल रही वो पैरा पोजीशन आपकी होती है। ये सब चीज़ों का ख्याल रखो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टडी।
बिल्कुल स्टडी करते जाओ। और जो इंस्ट्रक्शंस में मैंने बीच में दिए हैं कि प्रायोरिटी सीरीज़ जो है उसका एक पेपर पे चार्ट पे निकालो, और जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे स्टिकअप करो। फंक्शनल ग्रुप का जो भी एक नाम है प्रीफिक्स सफिक्स करके, वो एक चार्ट पे अच्छे से निकालो। जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे स्टिकअप करो। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। 11th में 12th में IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।